अध्याय 3 शेयर बाजार के इतिहास की एक सदी। 1972 की शुरुआत में शेयरों के भावों का स्तर * वेशक का साधारण शेयर पोर्टफोलियो उस विशाल और प्रभावशाली संस्थान है छोटे से विशेष अंश को दर्शाता है जिसे शेयर बाजार नाम से जाना जाता है। बुद्धिमान को लगता है कि उसे शेयर बाजार के इतिहास के बारे में सब पता है, विशेष रूप से इसके भाव के स्तरों में मुख्य उतार चढ़ावों और संपूर्ण शेयर भाव तथा उनके आय व लाभांश से विविध रिश्तों के बारे में वह जानता है। इस पृष्ठभूमि में संभवतः इस स्थिति में होगा कि बाजार जिस तरह समय समय पर अपने को प्रदर्शित करता है, उसके आकर्षणों और जोखिमों पर वह सार्थक फैसले ले सके। संयोगवश भावों, आय व लाभांशों पर उपयोगी सांख्यिकीय डेटा 1871 तक मात्र बीते 100 वर्षों का ही उपलब्ध है। सामग्री भी पूर्वार्ध के बारे में इतनी पूर्ण या विश्वसनीय नहीं है जितनी उत्तरार्ध के बारे में है, लेकिन फिर भी पर्याप्त है। इस अध्याय में हम आंकड़ों को दो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सघन रूप से दिखाएंगे। पहले में यह दिखाएंगे कि किस तरह बीती शताब्दी में अनेक चक्रों से होते हुए शेयरों ने आधारभूत बढ़त हासिल की। दूसरे में वह तस्वीर पेश करेंगे जिसमें सतत 10 वर्षीय औसत दर्शाए जाएंगे, न केवल शेयरों के भावों बल्कि आयों और लाभांशों के भी, जिससे कि इस 3 अहम कारकों के बीच घटते बढ़ते रिश्ते सामने आए। इस सामग्री संपत्ति को पृष्ठभूमि बनाकर हम 1972 के आरंभ में शेयर बाजार के भावों पर विचार करेंगे। शेयर बाजार के दीर्घावधिक इतिहास को 2 तालिकाओं व चार्ट में संक्षेप में दर्शाया गया है। तालिका 3 से 1 में बीते 100 वर्षों में मंदी व तेजी के बाजार चक्रों में 19 न्यूनतम और उच्चतम बिंदुओं को दर्शाया गया है। यहाँ हमने 2 सूचकांकों का उपयोग किया है। पहले में 1870 में काउल्स कमीशन के अध्ययन से शुरू करके इसे जाने माने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के 500 शेयरों के संयुक्त सूचकांक में जारी रखते दर्शाया गया है। दूसरे में कुछ अधिक विख्यात डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA हुए मिश्रित रूप से या द डाउ को 1897 से दर्शाया है, जिसमें 30 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से एक अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ और शेष 29 बड़े औद्योगिक उद्यम हैं। चार्ट आई जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के सौजन्य से प्रस्तुत है, वह 1900 से लेकर 1970 तक के 425 औद्योगिक शेयर सूचकांकों के बाजार उतार चढ़ावों को दर्शाता है। इस अवधि के लिए DJIA का चार्ट भी काफी कुछ इसके जैसा ही लगेगा। पाठकों को इसमें 3 बिल्कुल अलग तरह के पैटर्न दिखाई देंगे, जिनमें से प्रत्येक में 70 वर्षों का 1/3 हिस्सा आता है। पहला पैटर्न 1900 से 1924 तक का है, जो एक श्रृंखला को दर्शाता है जिसमें काफी हद तक एक जैसे बाजार चक्र हैं, जो 3 से 5 वर्षों शुरू के हैं। इस अवधि में वार्षिक औसत बढ़त लगभग 39% की रही। इसके बाद हम तेजी के बाजार के नए युग में प्रवेश करते हैं, जो बेतहाशा गिरावट के बाद 1929 से होता है और जिसमें 1949 तक काफी अनियमित उतार चढ़ाव रहे। 1949 और 1924 के औसत स्तर की तुलना करें तो हम पाएंगे कि प्रगति की वार्षिक दर मात्र 112% रही। अपनी दूसरी अवधि के अंत में हम पाते हैं कि लोगों में साधारण शेयरों के प्रति कोई उत्साह नहीं था। विपरीत के नियम के अनुसार यह समय हमारे इतिहास के सबसे शानदार तेजी के बाजार की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम था, जो हमारे चार्ट की अंतिम तिहाई में दिखता है। यह अवस्था दिसंबर 1968 में संभवतः अपने शीर्ष पर थी, जब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का 425 औद्योगिक शेयर सूचकांक और उसके 500 कंपोजिट शेयरों में 108-118 पर पहुंच गया था। जैसा कि तालिका 3 से 1 दर्शाती है, 1949 से 1968 के बीच अनेक बड़ी बाधाएं आईं,
विशेष रूप से वर्ष 1956 से 57 और 1961 से 62 में। लेकिन तत्पश्चात क्षतिपूर्ति इतनी तेजी से हुई कि उन्हें अलग बाजार चक्र की जगह एकल तेज बाजार में दीर्घ स्वीकार्य अर्थविज्ञान में गिरावट माना गया था। मध्य 1949 में द डाउ में 162 के न्यूनतम स्तर और 1966 की शुरुआत में 995 के उच्चतम स्तर के बीच के 17 वर्षों में 6 गुना बढ़त हुई, जिसमें औसत चक्रवृद्धि दर 119% प्रति वर्ष थी और इसमें लाभांश की गणना शामिल नहीं, जो मान लें कि लगभग 31/29% प्रति वर्ष रही। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के कंपोजिट इंडेक्स की बढ़त DJIA की तुलना में कुछ अधिक, वस्तुतः 14 से 96 तक थी। यह 14% की बेहतर रिटर्न 1963 में और इसके बाद एक बहुप्रचारित अध्ययन में दर्ज हुई। इससे वॉल स्ट्रीट में ऐसी शानदार उपलब्धियों के प्रति स्वाभाविक संतोष का निर्माण हुआ और साथ ही एक तार्किक खतरनाक धारणा बनी कि भविष्य में इतने ही शानदार परिणामों की उम्मीद साधारण शेयरों से भी की जा सकती है। बहुत कम ही लोग इस विचार तक पहुंच सके कि यह अत्यधिक बढ़त शायद इस बात का संकेत थी कि यह पहले से अति पर थी। इसके बाद 1968 के उच्चतम से 1970 में तक की आगामी गिरावट स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कंपोजिट में 36% थी और DJIA में 376, जो कि 44% के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी, जिसे 1939 से 1942 में दर्ज किया गया था। यह पर्ल हार्बर के बाद की असुरक्षा और अनिश्चितता को दर्शाती थी। स्ट्रीट की विलक्षणता से नाटकीय रूप से मई 1970 के न्यूनतम स्तर के बाद बड़ी तेजी से दोनों औसतों में रिकवरी हुई। 1972 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अपना अब तक का नया उच्चतम स्तर स्थापित किया। अगर दोनों वर्षों के औसत आंकड़ों का उपयोग करें तो 1949 और 1970 में वार्षिक वृद्धि दर बढ़त S&P कंपोजिट या औद्योगिक सूचकांक में लगभग 9% रही। देश बढ़त की वह दर 1950 से पहले की एक बहुत किसी भी समान अवधि की तुलना में अधिक थी, लेकिन बीते दशक में बढ़त दर कहीं कम थी। S&P कंपोजिट इंडेक्स में 5.25% तथा एक वक्त के सुपरिचित DIA में 3% थी। 10 दशकों में हमारी शेयर अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ, इसके संपूर्ण दृश्य को जानने के लिए भाव गतिविधि रिकॉर्ड में आय और लाभांश के तदनुरूप आंकड़े भी जोड़ने होंगे। हमने ऐसा ही एक संक्षिप्त विवरण अपनी तालिका 3 से 2 में दिया है। पाठकों से इन आंकड़ों का सावधानी से अध्ययन करने की उम्मीद कम है, लेकिन हमें आशा है कि लोगों के लिए ये दिलचस्प व शिक्षाप्रद होंगे। कुछ इस पर हम ऐसे टिप्पणी करते हैं, पूरे दशक के आंकड़े वर्ष दर वर्ष के उतार चढ़ावों को दर्शाते हैं तथा आमतौर पर सतत वृद्धि की तस्वीर बनाते हैं। 9 दशकों में से केवल 2, 1891 से 1900 तथा 1931 से 1940 में शुरुआती प्रदर्शन के बाद आय व औसत भावों में कमी आई तथा 1900 के बाद किसी भी दशक में औसत लाभांश में कमी नहीं दिखाई दी, लेकिन तीन सभी वर्गों में वृद्धि दर काफी भिन्न है। कुल मिलाकर विश्व युद्ध 2 से ही प्रदर्शन इससे पहले के दशक से बेहतर रहा है, लेकिन 1960 दशक की प्रगति 1950 के दशक से कम थी। आज का निवेशक इस रिकॉर्ड को देखकर यह नहीं कह सकता कि अगले 10 वर्षों में वह अर्जित लाभांशों और भावों में कितने प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद लगा सकता है, लेकिन इससे उसे वह प्रोत्साहन मिलेगा जो उसके लिए साधारण शेयर निवेश के वास्ते सतत नीति बनाने के लिए आवश्यक है। फिर भी हम यहाँ एक ऐसे बिंदु पर बात करना चाहते हैं जिसका हमारी तालिका में खुलासा नहीं हुआ है। 1970 में हमारे कॉरपोरेशनों के संपूर्ण अर्जन विन्यास में निश्चित गिरावट आई। निवेश की गई पूंजी की लाभप्रदता दर का प्रतिशत विश्वयुद्ध काल के बाद सबसे नीचे चला गया। इसके साथ ही यह तथ्य भी उतना ही विचित्र है कि उस वर्ष काफी सारी कंपनियों ने कुल घाटा होने की बात कही,
अनेक के साथ वित्तीय समस्याएं। 20 और 3 दशक में पहली बार कुछ अहम दिवालिया मामलों की भी रिपोर्ट आई। बाकी के साथ ही ये तथ्य भी उपरोक्त बयान की पुष्टि करते हैं कि शानदार उछाल के युग का समापन 1969 से 1970 के बीच हो गया था। तालिका 3 से 2 की आकर्षक बात उसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भाव बटा आमदनी अनुपात में बदलाव को दर्शाना है। जून 1949 में S&P कंपोजिट इंडेक्स बीते 12 महीनों में लागू आय से मात्र 6.3 गुना पर बिका। मार्च 1961 में यह रेशियो 22.9 गुना था। इसी तरह S&P सूचकांक पर जो लाभांश मिला वह 1949 के 76 से गिरकर 1961 में केवल 3.09% था, जो इस तथ्य के विरोधाभास को रेखांकित करता है कि इस बीच हाई ग्रेड बॉन्ड्स में ब्याज दर 2.60% से बढ़कर 4.50% हो गई थी। निश्चित ही यह शेयर बाजार के कुल इतिहास में जनता के नजरिए का सबसे उल्लेखनीय उलटफेर है। लंबा अनुभव रखने और अत्यधिक सचेत रहने वाले लोगों के लिए एक से दूसरी अति पर जाने का यह मार्ग आने वाले दिनों के लिए ठोस चेतावनी था। वे 1926 से 1929 के तेजी के बाजार व इसके भयावह परिणामों को आशंकित होकर याद करते थे, लेकिन हालात इस दर की पुष्टि नहीं करते थे। सच है, DJIA का बंद भाव 1970 में वही था जो 61/2 वर्ष पहले थे, तथा सोरिंग 60s के आने की पूर्व घोषणा फिर से चढ़ाव व उतार की सिलसिलेवार कवायद की प्रमुख रूप से पुष्टि करती थी। लेकिन इस बार न तो व्यवसायों में और न ही शेयरों के भावों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी तुलना 1929-1932 के मंदी बाजार और उसकी गिरावट से की जा सके। 1972 की शुरुआत में शेयर बाजार का स्तर शेयरों, भावों, आय और लाभांशों के एक शताब्दी के सिंहावलोकन को देखने के बाद चलिए हम जनवरी 19 में DJIA के 900 और S&P कंपोजिट इंडेक्स के 100 से संबंधित कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। अपने सभी पूर्व संस्करणों के दौरान हमने लिखने के वक्त शेयर बाजार के स्तर पर चर्चा की और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया कि क्या रूढ़िवादी खरीद के लिहाज से वे काफी ऊंचे थे। हम पूर्व में जिन निष्कर्षों पर पहुंचे थे, पाठकों के लिए उनकी समीक्षा करना जानकारी बढ़ाने वाला रहेगा। यह निश्चित रूप से आत्मदंड की कवायद नहीं है। यह उस धागे की तरह काम करेगा जो शेयर बाजार के बीते 20 वर्षों के विभिन्न चरणों को जोड़ेगा। इसके साथ ही यह उन कठिनाइयों की प्रत्यक्ष तस्वीर भी दिखाएगा जिनका सामना वे लोग कर रहे हैं जो वर्तमान बाजार स्तर के बारे में सूचित और महत्वपूर्ण फैसले लेने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम 1948, 1953 और 1959 के उस विश्लेषण का सारांश पुनः प्रस्तुत करते हैं जो हमने 1965 के संस्करण में दिया था। 1948 में हमने डाउ जोन्स के 180 के स्तर के लिए रूढ़िवादी मानक का उपयोग किया और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि एस्टेरिस्क आधारभूत मूल्य की तुलना में यह बहुत अधिक नहीं है। जब हम 1953 में इस समस्या पर पहुंचे तो उस वर्ष बाजार का स्तर 275 पर पहुंच गया था, जो 5 वर्षों में 50% से अधिक लाभ था। हमने अपने आप से मुख्यतः वही सवाल किया कि हमारी राय में क्या डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल्स का 275 का स्तर अच्छे निवेश के लिए बहुत अधिक है या नहीं। आगामी शानदार प्रगति के आलोक में यह रिपोर्ट देना अजीब लगता है कि इससे हमारे लिए 1953 के स्तर के आकर्षण संबंधी किसी भी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचना आसान नहीं है। हमने कहा पर्याप्त सकारात्मक है कि अपने प्रमुख निवेश निर्देशक मूल्य संकेतों की दृष्टि से देखें तो 1953 में शेयर के मूल्यों का निष्कर्ष अनुकूल होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान था कि 1953 में औसत लंबे समय तक बढ़ते रहे थे, जैसा अतीत में पहले कभी किसी तेजी के बाजार में नहीं हुआ, और इसका उच्चतम स्तर ऐतिहासिक रूप से अधिक था।
इन कारकों के हमने अपने अनुकूल मूल्य निर्धारण के निष्कर्ष के खिलाफ रखते हुए सतर्क या समझौतावादी नीति का सुझाव दिया। जैसा कि ज्ञात हुआ कि यह कोई विशेष रूप से शानदार सलाह नहीं थी। एक अच्छे भविष्यवक्ता ने पहले ही देख लिया होता कि इस बाजार का स्तर अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 100% बढ़ने वाला है। संभवतः हम अपनी आत्मरक्षा में कह सकते हैं कि जो लोग शेयर बाजार पूर्वानुमान के कारोबार में लगे हैं, उनमें से शायद ही किसी को हमसे बेहतर आभास था कि आगे क्या होने वाला था। वैसे हम पूर्वानुमान के कारोबार में नहीं हैं। 1959 की शुरुआत में हमने पाया कि DJIA अपने अब तक के सर्वाधिक स्तर 584 पर था। हमारा विस्तृत विश्लेषण जिन बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया, उन्हें निम्न प्रकार से सार रूप में कह सकते हैं। 1959 के संस्करण में कुल मिलाकर हम यह निष्कर्ष देने को मजबूर हैं कि शेयरों के भावों का मौजूदा स्तर खतरनाक भी है। यह इसलिए जोखिमपूर्ण होगा क्योंकि पहले से ही काफी अधिक हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी बाहर गति ऐसी है जो इसे अनिवार्य रूप से अन्यायपूर्ण ऊंचाई तक पहुंच है। साफ कहें तो हम भविष्य में ऐसे बाजार की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें कभी गंभीर हानि न हो और जिसमें हर नौसिखिए को अपनी शेयर खरीद पर बड़े मुनाफे की गारंटी मिल सके। 1959 में हमने जो सतर्कता व्यक्त की थी, वह 1954 में हमारे रवैये की तुलना में अगली कड़ी से कुछ हद तक बेहतर ढंग से न्यायसंगत साबित हुई थी। फिर भी यह पूरी तरह से सही साबित होने से बहुत दूर थी। 1961 में DJIA 685 तक बढ़ गया और तत्पश्चात उसी वर्ष आगे चलकर थोड़ा गिरकर 584 के स्तर से नीचे 566 तक हो गया। यह 1961 के अंत तक पुनः 735 पर बढ़ गया तथा मई 1962 में यह गिरकर लगभग हलचल पैदा करने वाले स्तर 536 पर पहुंच गया, जो 6 महीने की छोटी सी अवधि में 27% की हानि दर्शाता है। उसी वक्त सबसे लोकप्रिय ग्रोथ स्टॉक्स में अधिक गंभीर सिकुड़न आई, जिसका सबूत इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जैसे निर्विवाद दिग्गज में बड़ी गिरावट में मिला, जो दिसंबर 1961 में 607 की ऊंचाई से जून 1962 में 300 पर आ गया। इस काल में छोटे उद्यमों के साधारण शेयर भी पूरी तरह धाराशायी हो गए। इन कथित हॉट इश्यूज को आम जनता को हास्यास्पद रूप से उच्च भावों पर प्रस्तावित किया गया था तथा इसके बाद जिस तरह इसके स्तर को लेकर गैरजरूरी सट्टे का समर्थन मिला, वह मूर्खता से कम नहीं था। इनमें से अधिकांश कुछ ही महीनों के भीतर अपने प्रस्तावित भाव से 90% तक नीचे आ गए। 1962 के पूर्वार्ध की यह गिरावट अनेक स्वस्वीकार्य स्पेक्युलेटर्स तथा अपने को निवेशक कहने वाले अनेक विवेकहीन व्यक्तियों के लिए विनाशकारी नहीं तो चिंताजनक अवश्य थी, लेकिन उस वर्ष बाद में हुआ उलटफेर भी वित्त समुदाय के लिए उतना ही अप्रत्याशित था। शेयर बाजार औसत ने अपनी ऊपर की यात्रा फिर शुरू की और इसके निम्न परिमाण रहे। साधारण शेयरों के भाव की रिकवरी और नई बढ़त निश्चित ही असाधारण थी और इससे वॉल स्ट्रीट संवेदना में तदनुरूप सुधार आया। जून 1962 में निचले स्तर का पूर्वानुमान मुख्य रूप से मंदी के बाजार की ओर था और आंशिक रिकवरी के बाद वर्ष के अंत तक यह मिश्रित रहा, जिसमें संशय की तरफ झुकाव रहा। लेकिन 1964 की शुरुआत के वक्त ब्रोकरेज फर्मों में स्वाभाविक आशावाद पुनः सिर उठाने लगा। लगभग हर पूर्वानुमान तेजी के पक्ष में था और यही 1964 के आगे बढ़ने के साथ जारी रहा। इसके बाद हमने नवंबर 1964 के शेयर बाजार स्तर DJIA के लिए 892 के मूल्यांकन का कार्य किया। इस पर अनेक कोणों से शिक्षाप्रद चर्चा के बाद हमने 3 मुख्य निष्कर्ष निकाले। पहला, पुराने मानक मूल्यांकन के उपयोगी प्रतीत नहीं होते और नए मानक अभी समय के साथ जांचे नहीं गए हैं। दूसरा, निवेशकों को अपनी नीति प्रमुख अनिश्चितताओं के आधार पर बनानी चाहिए। वे संभावनाएं जिनमें एक तरफ चरम स्थिति हो
जिससे दीर्घ और आगे बढ़ता बाजार स्तर, मान लीजिए 50% पर, या DJIA 1350 हो, या दूसरी ओर उतने ही परिमाण की बड़ी अघोषित गिरावट, जिससे औसत मान लीजिए 450 तक आ जाए। तीसरे को कुछ ज्यादा निश्चित पैमाने पर व्यक्त किया था। हमने कहा था, साफ कहें तो अगर 1964 का भाव स्तर बहुत अधिक नहीं था, तो हम किसी भी भाव स्तर को बहुत अधिक कैसे कह सकते हैं। और इसके बाद अध्याय इस तरह समाप्त हो जाता है। कौन सा रास्ता लें? निवेशकों को 1964 के बाजार स्तर को केवल इसलिए खतरनाक नहीं मान लेना चाहिए कि उन्होंने इस पुस्तक में यह पढ़ा है। उन्हें हमारे कारणों की तुलना वॉल स्ट्रीट के सबसे सक्षम और अनुभव लोगों के विरोधी कारणों से करनी चाहिए, जो वे सुनेंगे। अंत में हर किसी को खुद अपना फैसला लेना होता है और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होती है। फिर भी हमारा सुझाव है कि अगर निवेशक दुविधा में है कि वह कौन सा रास्ता चुने, तो उसे सतर्कता का मार्ग चुनना चाहिए। यहाँ हम निवेश के सिद्धांत बताते हैं जो 1964 जैसे हालात के अनुरूप अग्रलिखित नीति की मांग करते हैं। ये सिद्धांत अत्यावश्यकता के क्रम में हैं। 1. प्रतिभूतियों की खरीदने या होल्ड करने के लिए उधार न लें। 2. साधारण शेयरों में लगाए धन के अनुपात में वृद्धि न करें। 3. जरूरत हो तो साधारण शेयरों की होल्डिंग में कुल पोर्टफोलियो के अधिकतम 50% तक कमी करें। पूंजीगत लाभ कर को जितना हो सके रिवायत अवधि में है और शेष धन को प्रथम श्रेणी बॉन्ड्स या बचत खाते में निवेश करें। निवेश समय से प्रामाणिक डॉलर लागत औसत योजना का पालन कर रहे हैं। वे तर्क के आधार पर या तो अपनी आवधिक खरीद को जारी रखें या उन्हें तब तक विलंबित रखें जब तक उन्हें यह एहसास न हो जाए बाजार स्तर अब जोखिमपूर्ण नहीं लगता। हमारी सलाह है कि 1964 के स्तर पर नई डॉलर औसत योजना की शुरुआत न करें, क्योंकि स्पायर निवेशकों में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि वे तब भी इस योजना का अनुपालन कर सकें, जब शुरुआत के बाद जल्दी ही परिणाम अत्यधिक प्रतिकूल प्रतीत होने लगे। इस बार हम कह सकते हैं कि हमारी सतर्कता न्यायसंगत थी। DJIA लगभग 114 बढ़कर 95 हो गया, लेकिन इसके बाद 1970 में अनियमित रूप से गिरता हुआ 62 पर पहुंच गया और उस वर्ष के अंत तक 839 हो गया। इसी तरह की हलचल हॉट इम्यूज के भाव से भी गधी, अर्थात इसमें 90% तक की गिरावट आई, जैसा कि 1961 से 62 का झटका। और जैसे कि प्रस्तावना में संकेत किया गया था, संपूर्ण वित्तीय तस्वीर कम उत्साह व अधिक संदेह की दिशा में परिवर्तित होती लगती थी। यह अकेल तथ्य इस कहानी का सार है। 1970 में DJIA बीते 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। 1944 के बाद ऐसा कुछ पहली बार हुआ था। पुराने शेयर बाजार स्तरों के मूल्यांकन में हमारे प्रयास ऐसे थे। क्या हम और हमारे पाठक इससे कुछ और भी सीख सकते हैं? हमने 1948 और 1953 के बाजार स्तर को निवेश के लिए अनुकूल माना, लेकिन काफी सावधानी के साथ 1953 में 1959 को जोखिमपूर्ण, जब DJIA 584 पर था, और 1964 को बहुत उच्च स्तर 892 पर का माना है। आज भी इन निर्णयों का चतुरतापूर्ण तर्कों से बचाव संभव है, लेकिन इस बात में संदेह है कि ये हमारे सामान्य आर्थिक सलाहकारों जितने ही उपयोगी है, जो एक ओर तो सतत और नियंत्रित साधारण शेयर पॉलिसी के पक्ष में हैं और दूसरी ओर बाजार को मात देने या विजेता को चुनने के प्रयासों को हतोत्साहित करते हैं। बहरहाल हमें लगता है कि हमारे पाठक शेयर बाजार इस बार 1971 के अंत के स्तर पर इस नई सोच से लाभान्वित होंगे, फिर भले ही हमारी कही बात व्यावहारिक उपयोग से ज्यादा दिलचस्प साबित हो या निर्णायक से अधिक सूचक हो। अरस्तु की पुस्तक एथिक्स की लगभग शुरुआत में एक वाक्य है जो कहता है, यह शिक्षित म की निशानी है कि वह किसी विषय विशेष द्वारा स्वीकार्य प्रकृति के अनुसार शुद्धता की मात्रा की आशा रखे।
किसी गणितज्ञ से सिर्फ संभावित निष्कर्षों को स्वीकार करना तथा किसी वक्ता से पक्की बात की मांग करना अनुचित है। वित्त विश्लेषक का कार्य गणितज्ञ और वक्ता के बीच में कहीं होता है। 1971 में विभिन्न अवसरों पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1964 के 892 के स्तर तक पहुंचा था, जिसे हमने अपने पिछले संस्करण में पैमाना बनाया था। लेकिन वर्तमान सांख्यिकीय अध्ययन में हमने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के कंपोजिट इंडेक्स या S&P के 500 के भाव स्तर व संबंधित डेटा के उपयोग का फैसला किया, क्योंकि यह 30% DJIA के सार्वजनिक बाजार की तुलना में ज्यादा विस्तृत और प्रातिनिधिक है। हमने इस सामग्री को अपने पिछले 4 संस्करणों की 4 तारीखों से नजदीकी तुलना पर केंद्रित किया है, जो 1948, 1953, 1958 और 1963 तथा 1968 के वर्षांत हैं। वर्तमान भाव स्तर के लिए हमने 100 का सहज आंकड़ा लिया है, जो 1971 तथा 1972 की शुरुआत में अनेक बार आया है। तालिका 3 से 3 में मुख्य आंकड़े पेश किए हैं। अपने अर्जन आंकड़ों के लिए हमने पिछले वर्ष और 3 वर्षों के औसत को दर्शाया है। 1971 के लाभांश के लिए हमने बीते 12 माह के आंकड़ों तथा 1971 के बांड पर ब्याज और थोक भावों के लिए अगस्त 1971 के आंकड़ों का उपयोग किया है। बाजार का 3 वर्षीय भाव बटा आय अनुपात अक्टूबर 1971 में 1963 और 1968 के अंत से कम था। यह लगभग 1958 जितना ही था, परंतु लंबी तेजी के बाजार से बहुत अधिक था। इस अहम संकेतक का इस्तेमाल अपने आप में यह दर्शाने के लिए नहीं किया जा सकता कि जनवरी 1972 में बाजार विशेष रूप से उच्च था, लेकिन जब हाई ग्रेड बॉन्ड्स पर मिला ब्याज तस्वीर में आता है तो इसके निहितार्थ अधिक लाभकारी नहीं रह जाते। पाठक हमारी तालिका में देख सकते हैं कि इस पूरी अवधि के दौरान शेयर रिटर्न का अनुपात अर्निंग्स बटा प्राइस बॉन्ड्स रिटर्न के मुकाबले खराब होता गया। इस कारण इस पैमाने पर जनवरी 1972 के आंकड़े बीते परीक्षित वर्षों के आधार पर शेयरों के पक्ष में नहीं थे। अगर लाभांश यील्ड की बॉन्ड यील्ड से तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनका संबंध 1948 से 1972 के बीच पूरी तरह विपरीत था। वर्ष की शुरुआत में शेयर यील्ड बॉन्ड्स से लगभग 2 गुना थी। अब बॉन्ड्स यील्ड शेयरों से 2 गुने से भी ज्यादा है। हमारा अंतिम निष्कर्ष यह है कि 3 वर्षीय आय आंकड़ों के आधार पर बॉन्ड पीड स्टॉक पीड अनुपात में प्रतिकूल परिवर्तन 1971 के अंत के बेहतरीन प्राइस बटा अर्निंग्स रेशियो को पूरी तरह खत्म कर देता है। इस कारण 1972 की शुरुआत के बाजार स्तर पर हमारा दृष्टिकोण है कि यह वैसा ही हो सकता है जैसा 7 वर्ष पहले था, अर्थात रूढ़िवादी निवेश की दृष्टि से यह अनाकर्षक है। यह बात DJIA की 1971 की प्राइस रेंज 800 से 950 के बीच अधिकांश पर लागू होती है। ऐतिहासिक बाजार उतार चढ़ाव की बात करें तो 1971 की तस्वीर 1969 से 1970 के खराब झटके से अनियमित रिकवरी ही प्रतीत होती है। अतीत में इस तरह की रिकवरी ने आवर्तक और लगातार तेजी के बाजार के एक नए चरण की शुरुआत है, जिसका आरंभ 1949 से हुआ था। 1971 में वॉल स्ट्रीट की आम उम्मीद यही थी कि 1968 से 1970 के चक्र में प्रस्तावित लो ग्रेड साधारण शेयरों को खरीदने वाली जनता के बड़े अनुभव के बाद यह नए इश्यू के आनंदपूर्ण आवर्तन की दृष्टि से बहुत जल्दी 1971 में था। इसलिए अब बाजार में आसन्न संकट के विश्वसनीय संकेत अनुपस्थित, जैसा कि नवंबर 1964 में DJIA के 892 के स्तर पर थे, जिस पर हमने सिने संस्करण में विचार किया था। तकनीकी तौर पर तब अगली गंभीर रुकावट या गिरावट से पहले एक और बढ़त का रुख प्रतीत होता था, जो 900 DJIA के आगे होता। लेकिन हम यहीं नहीं रुक सकते, जबकि शायद हमें ऐसा करना चाहिए।
हमारे लिए 1971 की शुरुआत का बाजार एक वर्ष तक बेचैन कर देने वाले संकेतों के दुखद अनुभव के प्रति उदासीन रहा। क्या ऐसी असावधानी अदंडित रहनी चाहिए? हमें लगता है कि निवेशक को आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहना होगा, जो संभवतः 1960 से 1970 की गिरावट का काफी त्वरित पुनः प्रदर्शन जैसा, या संभवतः तेजी के बाजार का एक और झटका होगा, जिसके बाद एक ज्यादा अनर्थकारी गिरावट आएगी। कौन सा मार्ग लें? अगर पिछले संस्करण में हमने जो कहा है उसे फिर से पेश करें तो इस भाव स्तर मान लीजिए 900 पर DJIA के लिए 1972 की शुरुआत में हमारा नजरिया वही है जो 1964 के अंत में था।